का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और हमारे इस चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। आपको याद है कि इस चैप्टर के संदर्भ में अब तक आप और मैं 3 लेक्चर्स को कर चुके हैं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। हम लोगों ने जब इस चैप्टर के पहले 3 लेक्चर्स को किया था तो मुख्य तौर पर हम लोगों ने सबसे पहले संविधान इसी शब्द के अर्थ को सीखा था। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि संविधान से क्या तात्पर्य है। संविधान का मतलब होता है कानून और उसी के साथ साथ नियम। अच्छा, कानून और नियमों को जब एक जगह पर जमा कर दिया जाता है, उनका संग्रहण कर दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए अलग अलग नियमों की, अलग अलग कानूनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी बहुत से नियम और बहुत से कानूनों की आवश्यकता होती है। जब इन नियमों और कानूनों को इकट्ठा कर एक जगह, एक पुस्तक में, एक पुस्तिका में रखा जाता है, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। हम लोगों ने भारत के संविधान का अध्ययन किया और हम लोगों ने मुख्य तौर पर देखा कि जब हम लोग भारत के संविधान की बात कर रहे थे तो भारत का संविधान कैसा है बच्चों? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है बच्चों? भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने देखा कि हमारा ये जो संविधान है ये क्या करता है? भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता देता है। क्या देता है बच्चों? भारत के सभी लोगों को आजादी देता है। अर्थात वो जहां जाना चाहे जाएं, वो जो काम करना चाहे करें, किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण करना चाहे धारण करें, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। भारत के संविधान ने ही मुख्य तौर पर क्या कहा? भारत के लोगों को समान कहा। अर्थात भारत देश के अंदर कोई भी अमीर और उसी के साथ साथ कोई भी गरीब, कोई भी किसी धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा बच्चों? किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करेगा। भारत के अंदर सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषाएं समान है। और उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये भी देखा कि भारत देश क्या करता है? अपने अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है वो लोग जिनकी संख्या देश में कम होती है, ठीक है। तो भारत ने क्या करा? भारत के संविधान ने इस बात का समर्थन किया कि देश के अंदर मौजूद जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी भारत का संविधान ही करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि देश के अंदर मौजूद जो सब लोग हैं उनको आजादी दी जाएगी। इसी के साथ साथ क्या है? जो देश के अंदर सब लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा या फिर लिंग या फिर समुदाय के हो, किसी भी संस्कृति के हो, देश के अंदर सभी को समान माना गया। और आपको पता है क्या है बच्चों कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या देश में कम है, उनके अधिकारों की भी रक्षा भारत के संविधान ने की। हम लोगों ने इसी के साथ ये भी देखा था कि अगर हमें भारत के संविधान को समझना है, अगर हम लोग भारत के संविधान, इस महान पुस्तिका, इस महान ग्रंथ को समझना चाहते हैं, तो सबसे सरल तरीका है कि आप लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझिए। क्या कीजिए? आप भारत के संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रेम्बल को पढ़िए। उसके अंदर हमने अलग अलग शब्दों को देखा था, याद है ना आपको? हम लोगों ने देखा था कि भारत कैसा है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? कि भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर किसी भी दूसरे देश का कोई भी अधिकार नहीं है। उसी के साथ हमने देखा कि भारत एक समाजवाद देश है, यानी कि एक समाजवादी देश है। समाजवादी देश से तात्पर्य कि भारत के अंदर जो सरकारें होंगी वो क्या करेंगी? वो लोगों के लिए कल्याणकारी काम करेंगी। क्या करेंगी? कल्याणकारी काम। देश की सरकार क्या करेगी? लाभ कमाने का उनका उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि समाज का कल्याण करना उनका उद्देश्य होगा।
साथ आपने देखा कि भारत जो देश है वो कैसा होगा, वो धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान ने बताया ना कि भारत कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत के अंदर मौजूद जो भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग प्रकार के ये जो हमारे धर्म है, भारत के अंदर सबको समान क्या दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, सबको समान वैल्यू दी जाती है। और इसी के साथ क्या है बच्चों, आपने ये देखा कि भारत के अंदर अलग अलग आपको शब्द दिखे भारत के संविधान की प्रस्तावना में, और भारत के संविधान की इस प्रस्तावना के अध्ययन से ही हम भारत के संविधान को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो हमारा क्या रहा बच्चों, ये तो अब तक का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस चैप्टर के संदर्भ में पढ़ी थी उसको हमने क्विकली रिवाइज किया। आज की क्लास में आप और हम क्या करेंगे, अगर हम लोग आज की क्लास के संदर्भ में बात करें तो हम लोग मुख्य तौर पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। उसी के साथ फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो इस पार्ट से संबंधित है, और फिर उसके साथ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, आपके एग्जाम के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी आपके पेपर से संबंधित क्वेश्चंस रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, एक एक कर उनको पढ़ेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप लोग जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक होगा सवाल, 4 होंगे ऑप्शन, और उन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो हम देखेंगे। लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। देखिए, जैसे भारत क्या था बच्चों, गुलाम देश था, और क्या है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत का संविधान तैयार किया गया। क्या किया गया, भारत आजाद हुआ तो भारत का संविधान बना, और उसी संविधान के हिसाब से देश का शासन चलाया जाने लगा। दुनिया के बहुत सारे देश क्या रहे थे, अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, अंग्रेजों के उपनिवेश रहे थे। होता क्या है, दुनिया का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, और जब दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होता है तो आप क्या देखते हैं, वहां पर आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले किस बात को लेकर झगड़ा होता था और संविधान में किस बात को लेकर समस्या थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कोई मतभेद था, वहां पर स्त्रियों और पुरुषों के बीच में किसी चीज को लेकर झगड़ा था, या फिर गोरे लोग जो हैं, जो अपने आप को क्या कहते हैं अल्पसंख्यक थे, और अश्वेत जो काले लोग होते हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद था, या फिर क्या है रंगीन चमड़ी वाले और बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का क्या था बच्चों, वहां पर पूरा का पूरा आपके सामने मतभेद था। तो आपने जब इस सवाल को देखा तो आपने पाया कि मुख्य तौर पर दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बन रहा था उस समय आप क्या देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो वहां की अधिकतर जनसंख्या है वो अश्वेत थी। क्या थी बच्चों, अश्वेत, यानी कि वो लोग काले थे, और जो वहां के कुछ लोग थे वो गोरे थे। उन्हीं के बीच में किसको कितने अधिकार दिए थे ये समस्या दिख रही थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहा कि वहां पर जो गोरे अल्पसंख्यक थे जिनकी संख्या कम थी और अश्वेत जो बहुसंख्यक थे उनके बीच में टकराव था, जो संविधान में भी वर्णित आपको दिखता है। अब एक और सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक और आपके सामने इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान यानी कि जिस भी देश के अंदर लोकतंत्र होता है और जब वहां पर संविधान को बनाया जाता है, इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं होगा या फिर इनमें से कौन सी चीज नहीं होगा। अगर इसे भारत के संदर्भ में ही देखें तो समझना आसान रहेगा। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से किस चीज को शामिल नहीं किया जाता। शासन प्रमुख के अधिकार, जी हाँ, जो नेता होते हैं उनके अधिकारों को बताया जाता है कि नेता के पास कितनी शक्तियां हैं, उन्हें किस तरीके से काम करना है, राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की कितनी शक्तियां हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी बातों को देश के संविधान में बताया जाता है। दूसरा चीज देखते हैं, शासन प्रमुख का नाम, तीसरी चीज है विधायिका के अधिकार, और चौथी चीज है देश का नाम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या चीज भारत के संविधान में नहीं होगी।
और आपको पता है कि जो भी आपके नेता होते हैं उनके अधिकार भारत के संविधान में लिखे हुए हैं। हमारी जो संसद होती है, विधायिका का मतलब क्या है, संसद, है ना। संसद के क्या क्या अधिकार हैं, यानी कि कैसे कैसे देश का कानून बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई है। यानी कि ये दोनों बातें तो संविधान में है। तीसरी चीज है देश का नाम। हाँ, भारत देश का नाम भी संविधान में आपको दिख जाता है, लेकिन नेताओं का नाम, जैसे वर्तमान समय में क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, क्या आपको इनका नाम भारत के संविधान में दिखेगा? नहीं, नेताओं का नाम संविधान में वर्णित नहीं किया जाता। जो शासक होंगे, जो शासन प्रमुख होंगे, उनका नाम संविधान में वर्णित नहीं किया जाता। आपका ऑप्शन बी क्या रहा, सही रहा, कि संविधान के अंदर जो देश का आपका शासक होगा उनका नाम नहीं आता, क्योंकि शासक तो आते जाते रहते हैं, देश और देश के जो अधिकार हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो संविधान में शासकों के नाम वर्णित नहीं किए जाते। तो ये तो हमने इस क्लास से संबंधित अपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग यहाँ पर आप सभी के सामने लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों का मतलब है कि हम लोग आप सभी के समक्ष एक एक कर शॉर्ट क्वेश्चंस को रखेंगे और फिर इनके आंसर्स को समझेंगे। तो बिल्कुल गहराई के साथ अच्छे तरीके से हर सवाल को समझेंगे। नीचे यहाँ लिखा है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उनको ठीक करें। आपके सामने कुछ वाक्य दिए जाएंगे, इन वाक्यों के अंदर कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, आपको उन गलतियों को पहचानना है और उनको सही करना है। पहला लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो गया या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। दूसरा, देखिए यहाँ पर गलती दिख रही है, देखिए कि स्वतंत्रता के बाद जब देश हमारा लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेता क्या थे, एक मत थे। भारत को जब आजादी की बात की जा रही थी, भारत को जब आजादी के लिए क्या किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, तो भारत के सभी नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के थे, उनका यही क्या था बच्चों, सोच थी कि भारत कैसा देश बनेगा, भारत लोकतंत्रात्मक देश बनेगा। कैसा देश बनेगा, लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पर यह बात गलत है कि जो भारत के नेता थे वो इस बात को लेकर तैयार थे कि कोई सा भी शासन हो सकता है, राजा भी हो सकते हैं, यहाँ पर समाजवाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं था। भारत के नेता पूर्णतः सारे नेता इस बात पर सहमत थे कि देश के अंदर क्या होगा, आजादी के बाद जब भी भारत देश आजाद होगा, भारत को लोकतंत्र बनाया जाएगा। लोकतंत्र का मतलब हुआ लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा देश को चलाया जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा है भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। अब ये संविधान सभा क्या है, आप सभी को पता है कि संविधान सभा 1946 के अंदर गठित की गई थी और इस संविधान सभा की जिम्मेदारी थी कि ये देश के संविधान को बनाए, और इसके अंदर आपको पता है 299 लोग शामिल थे। अब ये बात आपसे यहाँ पर कही गई कि जब ये 299 लोग इस संविधान सभा में शामिल थे तो इन सभी लोगों की जो सोच थी वो एक थी, यानी कि ये सभी हर एक बात को एक दूसरे के साथ सहमत थे। क्या ऐसा था? आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के बीच संविधान में कही गई कई बातों पर मतभेद था। हमारे जो कुछ नेता थे वो कहते थे कि कुछ इस प्रकार का कानून रखो, और कुछ नेताओं का मानना था कि कुछ अलग प्रकार के क्या रखो, कानूनों को रखो। 299 लोगों की सोच एक जैसी थोड़ी हो सकती है। तो हमारे जो क्या थे बच्चों, संविधान निर्माता रहे, हमारी जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य रहे उनकी सोचों में मतभेद था, वो एक रूपता में नहीं सोच रहे थे, वो अलग अलग देशों के कानूनों को पढ़ रहे थे और अलग अलग देशों के अलग अलग कानूनों की अच्छी बातों को हमारे देश के संविधान में शामिल कर रहे थे। एक और वाक्य लिखा हुआ है कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी ही। एक बात की गई है, देखिए ये बहुत ही रोचक कथन है कि जिन भी देशों में आप संविधान दिखता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको जरूर लोकतंत्र दिख जाएगा। क्या ये बिल्कुल सच्ची बात है? देखिए ये जरूरी नहीं है। क्या है बच्चों, ये बिल्कुल वास्तविकता नहीं है कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आपको दिख जाए, ठीक है। बल्कि लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखें चीन का। क्या है बच्चों, चीन का। अब ये जो चीन देश है यहाँ पर भी संविधान है ना, यहाँ पर भी आपको संविधान दिख जाता है ना।
और चीन के अंदर क्या है, चीन के अंदर एक पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है। इसी पार्टी के लोग क्या करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं और जो जनता होती है इन्हीं लोगों को बार बार चुनकर क्या करती है, देश की संसद में भेजती रहती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि चीन के अंदर लोकतंत्र है? नहीं। देखिए, संविधान तो है, देश को कैसे चलाना है ये तो कानून और नियम है, लेकिन चीन के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर किसी देश के पास संविधान मौजूद है तो ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो देश लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं और लोगों के पास, जो जनता होती है उनके पास चुनाव का अधिकार होता है, या फिर आप कहें चयन का अधिकार होता है। जनता जिस व्यक्ति को चाहती है उसको चुन लेती है और फिर उसको संसद में नेता बनाकर भेजती है और फिर वो नेता देश का काम करता है। तो आपने क्या देखा कि जिन देशों के अंदर संविधान होता है वहां पर लोकतंत्र होना 101% जरूरी है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि देश में संविधान हो, अपितु आपको वहां पर क्या नहीं दिखे, आपको वहां पर लोकतंत्र की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं दिखे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस को। एक और हमारा सेंटेंस है, ये भी एक वाक्य है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसीलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या लगता है, क्या इस वाक्य के अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या फिर कोई गलती है? जब आपने इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा तो आपने क्या देखा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हो गया था, है ना? आपको पता है ना? जी हाँ। और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, याद है आपको? जी हाँ, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, देश में लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब से भारत का संविधान बना है क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? क्या जैसे नियम और कानून उस समय बनाए गए थे 1950 में, क्या वैसे ही नियम कानून मौजूद है? क्या ये कथन सत्य है? आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती इस सेंटेंस में है। देखिए, संविधान में बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से बदलाव यानी कि संशोधन किया जाता है। देश के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, देश का जो संविधान है उसमें अमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। देश का जो संविधान है उसमें अगर कोई चीज, आज से क्या है बच्चों, आज से लगभग 73 साल पहले संविधान निर्मित हुआ, उस समय कोई चीज थी लेकिन वर्तमान समय में वो नहीं हो सकती, तो उसको बदलाव किया जा सकता है। तो क्या है, संविधान के अंदर बदलाव या फिर संशोधन या फिर चेंज किया जा सकता है, यह आपको पता है ना? अच्छा, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल जो हमारे संविधान का है उसको नहीं बदला जा सकता, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। हाँ, जो कानून है, अगर आपको लगता है कि समय की मांग है, उन कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। किनको चेंज कर सकते हैं? देश के अंदर मौजूद जो संविधान है, जो आपके लॉज हैं, जो आपके कानून हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और इनकी भूमिका में मेल चाहिए। अब आपको यहाँ पर मिलान करना होगा। क्या करना होगा? मिलान करना होगा। आपके सामने एक प्रकार का क्या रखा गया बच्चों? चित्र रखा गया। आपके सामने मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजनी नायडू है और आपसे इनके आंसर्स पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने क्या करा था? 1928 में भारत में क्या करा था? सबसे पहले संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। भारत का जो सबसे पहला संविधान रहा वो मुख्य तौर पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा आपका सवाल रहा बी.आर. अम्बेडकर। क्या रहा बच्चों? आपके बी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है जी। अब आपने क्या देखा? यहाँ पर आपका बी.आर. अम्बेडकर का क्या रहा? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जब देश के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी दी गई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बना जाता है कि देश के संविधान बनाने की जब जिम्मेदारी दी गई तो जो एक समूह बनाया गया, प्रारूप कमेटी इसे कहते हैं, प्रारूप कमेटी। इस प्रारूप कमेटी की जिम्मेदारी थी कि ये देश के संविधान को बनाएंगे। तो जो हमारे क्या थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे, वो उस प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है जी। अब आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है? हमने देख लिया कि आपका ए का
कौन सा सही रहा? आपका ए का चौथा और बी का आपका थर्ड ऑप्शन सी सही रहा। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारा तीसरा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद जी आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे? जो हमारी संविधान सभा थी ना, आपने देखा संविधान सभा, जिसके अंदर आपने क्या देखा था? जिसके अंदर आपने देखा था कि 299 सदस्य थे, है ना? और इन 299 सदस्यों के जो अध्यक्ष थे, जो इनको लीड कर रहे थे, वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। 1928 में देश का जो सबसे पहला कानून का संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जो संविधान को सच में बनाएंगे, तैयार करेंगे, उन चुने हुए लोगों के हमारे अध्यक्ष थे हमारे कौन बच्चों? अंबेडकर जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं, क्या है बच्चों? हमारी जो सरोजनी नायडू जी हैं वो क्या थी? वो संविधान सभा की सदस्य थी। तो उन 299 लोगों में एक सदस्य सरोजनी नायडू जी भी थी, जिन्होंने देश के संविधान में बहुत ही बड़ा क्या दिया बच्चों? अपना योगदान दिया, अपने इनपुट्स को प्रस्तुत किया। तो आपने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलग अलग लोगों और उनके द्वारा किए गए भारत के संविधान के बारे में अभी अभी हमने अध्ययन किया। कुछ और प्रश्न है, देखिए लिखा है जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में क्या था बच्चों? एक साक्षात्कार हुआ था, यानी कि इंटरव्यू हुआ था। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने कहा था कि भारत का भविष्य सुस्थाने और आराम करने का नहीं है। ठीक है, एक ये वाक्य था। देखिए यहाँ पर एक इंटरव्यू था नेहरू जी के द्वारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, वहीं से उस इंटरव्यू के एक कथन को रखा गया है और पूछा जा रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। कहा जा रहा है कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी उस दौरान, उस समय के अंदर जो हमारे देश के नेता थे और देश के क्या थे बच्चों? लोगों के भविष्य के निर्माण के वादे किए गए थे। तो इसका मतलब क्या है? गांधी जी ये कह रहे थे कि जब देश के अंदर, हमारे नेहरू जी कह रहे थे कि जब देश के अंदर मुख्य तौर पर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो क्या था? जो हमारे देश के नेता थे उन वादों को क्या करना है? जो वादे किए जा रहे थे कि हम भारत को एक अमीर राष्ट्र बनाएंगे, भारत के अंदर सबको समान माना जाएगा, ठीक है, भारत के अंदर सबको आजादी दी जाएगी, भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो हमारे नेहरू जी का कहना था कि ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह दी गई। जो वादे हमने कहे हैं इनको पूरा करने के लिए हमें अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सुस्ताएंगे और सिर्फ बातों को कह देंगे, उनके कहने भर से देश के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। अपितु करना क्या होगा कि हमें और सभी भारत के जो नेता हैं उस समय के, उन सभी को क्या करना होगा? देश के अंदर कठिन परिश्रम करना होगा, बहुत मेहनत के साथ देश के हर व्यक्ति को इन सभी अधिकारों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना होगा। और इसीलिए नेहरू जी ने कहा था कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। क्यों? आजादी के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे कि अब तो आजादी मिल गई, नहीं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि आजादी के बाद तो अब डबल मेहनत करनी होगी। पहले तो हमने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करा लिया, अब तो हमें अपने देश को गरीबी के गर्त से निकालना होगा, अब तो हमें अपने देश को अमीर राष्ट्रों में, अच्छे विकसित देशों की ओर लेके जाना होगा। तो कुछ यही इस कथन का तात्पर्य रहा था जो भारत के आपके क्या है बच्चों? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े थे? एक ये लाइन भी उस इंटरव्यू के अंदर थी। इसको हम लोग समझते हैं कि कोई भी देश दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता, ठीक है। कोई भी देश अगर दुनिया का हो, दुनिया के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग देश दिख जाएंगे। कहीं पर आपको लोकतांत्रिक देश दिखेंगे, कहीं पर आपको राष्ट्रात्मक देश दिखेंगे। तो यही बात कही जा रही है कि कोई भी जो देश है वो दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता, ठीक है। किसी भी देश में होने वाली घटनाएं पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं क्या करती हैं? असर डालती हैं। दुनिया में होने वाली ये जो घटनाएं हैं हर देश पर इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दुनिया के हर भाग एक दूसरे से क्या है बच्चों? किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। अगर क्या होता है, अगर अचानक से क्या हो जाए, तेल के दाम बढ़ जाते हैं, अगर तेल के दाम बढ़ जाए, अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यापार के अंदर तेल के दाम बढ़ जाते हैं, तो इससे दुनिया के सभी देशों में महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, तेल के दाम बढ़े हैं कहाँ पर? जो तेल उत्पादक कंट्रियां हैं,
जो आपकी अफ्रीका की और अरब की कंट्री हैं, अगर वो तेल के दाम बढ़ा दें तो आप क्या देखेंगे, दुनिया के सभी देशों के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज तेल पर आधारित होती है। तो यही बात बताई गई, यही बात की गई कि जो भारत है वो किस तरह से विश्व से जुड़ा हुआ है, कि एक देश में जो होने वाली घटना है वो दुनिया के दूसरे देशों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो एक घटना पूरे विश्व को, क्या है बच्चों, आज तो वर्तमान समय में पूरा विश्व ही एक देश रूपी हो गया है, एक पड़ोस रूपी हो गया है। तो कुछ यही बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई। इसीलिए ये बात सही है कि नई भारत के सपने में, क्या है बच्चों, अगर नए भारत को बनाना है तो विश्व से क्या करना होगा, हमें जुड़ा रहना होगा। हमारे देश की एक घटना पूरे विश्व को प्रभावित करेगी, विश्व की हर एक देश की घटना हमारे देश को प्रभावित करेगी। कुछ यही बात इस क्वेश्चन के अंदर प्रस्तुत की गई। अब हम लोग आप सभी के सामने एक और बात रखते हैं, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे, जो संविधान को बना रहे थे उनसे क्या शपथ दिलाई गई, उनसे क्या ओथ, क्या वादा कराया गया। ये कहा जा रहा था कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो भारत की सेवा करने की शपथ चाहते थे। क्या है बच्चों, के जो भारत के संविधान निर्माता होंगे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति के साथ संविधान बनाते हुए अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सोच तो होगी कि हम अपने देश की सेवा करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात कि जब भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने की कोशिश की तो ये शपथ उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। एक और बात है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कमान हर आंख से आंसू पोंछने की है। इस बयान में किसका जिक्र चल रहा है, ये एक कथन है, ठीक है, एक कथन है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस कथन के अंदर किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हमारी जो वर्तमान जनरेशन है, ठीक है, हमारी जो करंट पीढ़ी है, क्या होगा बच्चों, वो सबसे महान व्यक्ति की कमान हर आंख से आंसू पोंछने की है। कि गांधी जी हर व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, हर व्यक्ति विशेष की बातों को सुनते हैं और हर व्यक्ति विशेष के जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कथन गांधी जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और महात्मा गांधी जी हमारे भारत के क्या हैं बच्चों, राष्ट्रपिता हैं। इनको एक और नाम बापू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लेते हैं कि हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उसके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। आपके सामने कुछ शब्द आएंगे, आपको बताना होगा कि इनका क्या क्या अर्थ बनता है। सबसे पहला आपका शब्द रहा संप्रभु। क्या है बच्चों, संप्रभु। संप्रभु का क्या मतलब होता है, संप्रभु का मतलब होता है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकारी लोगों के पास है। यानी कि देश जो है हमारा आजाद है, हमारे देश के अंदर किसी भी दूसरे देश का कोई भी अमल और दखल नहीं होगा, किसी और देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। देश की जनता यानी कि भारत देश की जनता ही अपने देश के फैसले लेगी, अपने देश को। तो संप्रभु का मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है और देश की जनता ही जो चाहे उस तरीके के फैसले लेगी। अब आपने दूसरा ऑप्शन देखा, आपका रहा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है, जो शासन है वो कैसा होगा बच्चों, शासन प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होगा। देश के अंदर जो देश को चलाया जाएगा, ठीक है, जो देश को चलाएंगे, ठीक है, जो देश को चलाएंगे, देश पर शासन करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, नहीं, इन लोगों का चुनाव होगा। देश की जनता ही अपने में से कुछ लोगों को चुनेगी और ये चुने हुए लोग ही क्या करेंगे, देश के अंदर शासन को करेंगे, देश के अंदर कानून को बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पर, है ना जी, आपके सामने क्या है बच्चों, ये बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या है कि जो लोग हैं आपस में परिवार की तरह रहेंगे। बंधुत्व शब्द से ये तात्पर्य है कि भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, लिंग और समुदाय के हों, वो सभी आपस में भाई हैं, भाई भाई की तरह रहेंगे, परिवार की तरह रहेंगे। एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो सभी संस्कृतियां, सभी भाषाएं, सभी धर्म भारत के अंदर समान है और भाई रूपी जीवन गुजारना होगा। कुछ ये बात भारत का संविधान का कह रहा है। और धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, अर्थात भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। देश के अंदर जितने भी धर्म हैं उनको समान सम्मान दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट दी जाएगी, किसी एक धर्म विशेष को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि कुछ दिनों पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा और वहां उनके राजनीतिक पार्टी राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने गए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं और अन्य पार्टियां नया गणतंत्र नया संविधान बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब आपको क्या करना है, इस विषय पर अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। तो एक प्रकार से एक रचनात्मक सवाल रहा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपका एक दोस्त है जो नेपाल में रहता है, उसने आपको पत्र लिखा और वो बता रहा है कि उनके देश के अंदर जो राजा हैं वो संविधान को बदलने को तैयार हैं, लेकिन जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं वो नए संविधान को चाहती हैं, राजा को हटाना चाहती हैं। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है बच्चों, विचारों में मतभेद एक सतत प्रक्रिया है। आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं अपने दोस्त को। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विचारों में लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, ये एक क्या है बच्चों, कॉमन बात है, सामान्य बात है। और नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में इस तरह का मतभेद क्या है, नैसर्गिक है। ऐसा होगा ही कि क्या हो बच्चों, लोगों के अंदर राजनीतिक पार्टियां जो है नेपाल की, वहां पर पार्टियों के अंदर मतभेद हो। सभी पार्टियों को चाहिए कि वो एक साथ मिलकर बैठक करें और उन बिंदुओं पर चर्चा करें। किन बिंदुओं पर चर्चा करें, जिस पर सभी एक बात पर सहमत हो सके कि हमें अगर वास्तविकता में देश में नया संविधान लाना है तो सभी राजनीतिक पार्टियों का उन पर क्या हो बच्चों, रजामंदी हो और उसी सहमति के साथ किया जाए, उसी सहमति को जनता के सामने रखा जाए और फिर जनता ही क्या करे बच्चों, उन बातों को तैयार करे। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं, अपने कारण भी बताइए। लिखा है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि संविधान के नियम अन्य कानूनों से ऊपर है। जी हाँ, हमारे देश के अंदर जो संविधान में लिखी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, वो अन्य कानूनों से ऊपर होते हैं। तो आपके अधिकार, मेरे अधिकार संविधान में जो वर्णित हैं, वो दूसरे जो छोटे कानून होते हैं, वो सामान्य कानून है और देश के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं वो उनको ऊपर रखते हैं, क्योंकि अन्य कानूनों को संविधानों द्वारा परिभाषित खाके के आधार पर बनाया जाता है। जो आपके अन्य कानून है, जो सामान्य कानून है, उन्हें संविधान के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई नया कानून संविधान के मूल प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसे खारिज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया जा सकता, अपितु संविधान के किसी भी कानून में बदलाव किया जा सकता है। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपका क्या है बच्चों, संविधान का मेन नियम है, मुख्य नियम है, और जो दूसरी चीजें हैं, जो कॉमन सामान्य नियम है, उनमें बदलाव किया जा सकता है। दूसरी बात, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है कि देश का संविधान शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन करता है। बिल्कुल सही बात है। आपका संविधान ही तो बताता है कि विधायिका को क्या काम करना है, कार्यपालिका को क्या काम करना है और न्यायपालिका को कैसे काम करना है। ये सारी जानकारी देश का संविधान ही प्रस्तुत करता है। अगली बात कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट होता है। जी हाँ, आप सभी के कितने अधिकार हैं, हमें जो जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की जानकारी भारत के संविधान में है। ऐसे ही देश की सरकारों के पास कितने अधिकार हैं, नेताजी के पास कितने अधिकार हैं, उनके पास कितनी शक्तियां हैं, ये भी देश के संविधान में लिखी होती हैं। यानी कि आप और हम इस बात से पूर्णतः सहमत हुए। संविधान की जो संस्थाएं हैं, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि जो सबसे पहली बात है, उसमें क्या किया गया है, मूल्यों की चर्चा की गई है। क्या किया गया है, मूल्य, यानी कि कुछ कुछ शब्दों की बात की गई है। उसके बाद के अध्यायों में क्या है बच्चों, संस्थाओं की बात की गई है। इसलिए ये कथन गलत है। देखिए भारत का जो संविधान है वो कुछ शब्दों की बात करता है कि हर भारत के अंदर क्या होगा, हर भारत का जो हमारा जो हर भारतीय होगा, उस हर भारतीय में कुछ मूल्य यानी कि वैल्यू होंगी। जैसे हम सभी को आजादी देंगे, हम सभी का सम्मान करेंगे, ठीक है, हम सभी का सम्मान करेंगे। देश में क्या होगा, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ये बात तो भारत की प्रस्तावना में दिखती है। उसी के बाद कहा गया कि हर इस बात का क्या है बच्चों, खोलकर इसको एक्सप्लेन भी किया गया, अलग अलग अध्यायों में इनको बताया भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान सिर्फ मूल्यों की बात करता है, ये मूल्यों के साथ मूल्यों को कैसे पूरा करना है उस बात पर भी डिस्कशन करता है। तो भारत के संविधान के संदर्भ में ये कथन कहीं ना कहीं पूर्णतः सही नहीं बैठता।
तो ये तो आपने आज की क्लास के आपने क्या करा बच्चों, हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग आप सभी के सामने 1 मिनट रिवीजन करते हैं। हमने आज की क्लास के अपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखा, उसके साथ ही फिर हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया और उसी के साथ फिर हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। चलिए जी, अब हम लोग 1 मिनट रिवीजन से आप सभी को क्विज की तरफ लेके जाते हैं और आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, भारतीय संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा था पूरे संविधान को बनने में? चलिए, ये अभी हमने आपके साथ क्या करा बच्चों, अपने क्विज के क्वेश्चन किए। पहला सवाल, भारतीय संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि जो पूरा का पूरा आपका संविधान सभा था, ये संविधान सभा सही तरीके से काम करे उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? राजेंद्र प्रसाद जी को दी गई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पता है आपको? जी हाँ। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मौजूद है। क्या है बच्चों कि आपका जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? कितना समय लगा पूरे के पूरे देश के संविधान को बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और उसके बाद भारत के इस महान ग्रंथ का निर्माण हो पाया। ये तो हमारी आज की क्लास की क्विज और उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन रहा, आंसर्स का डिस्कशन रहा। अब आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चन को रख देते हैं। ये सभी आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चन